हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ बहुत ही बढ़िया होंगे। आज है 21 नवंबर और आज हम डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस और द हिंदू के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स। पहली जो न्यूज़ आती है वो हमारी मालदीव से रिलेटेड है। अब मालदीव्स में इलेक्शन हुए थे जिसमें जो प्रेसिडेंट बन के आए, जिनका नाम है मोहम्मद मुइज़्ज़ू, वो थोड़े एंटी इंडियन है और प्रो चाइना है, जिसकी वजह से हमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि अभी क्या हुआ, उन्होंने रिक्वेस्ट किया इंडियन गवर्नमेंट को कि वहाँ पे जितनी भी मिलिट्री पर्सनल की प्रेजेंस है मालदीव्स में उसको आप विदड्रॉ कर लें। इंडिया के बेसिकली कुछ मिलिट्री पर्सनल वहाँ पे डिप्लॉय रहते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस। तो मालदीव्स के प्रेसिडेंट ने कहा कि आप जो है इनको विदड्रॉ कर लीजिए। He won the presidential election in September, ousting Ibrahim Solih. He leaned towards China. He endorsed India Out campaign. वहाँ पे कुछ लोग हैं जिनका मानना है कि जो इंडियंस हैं वहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ लेते हैं और उनकी सोवर्निटी को अफेक्ट कर रहे हैं, ऐसी बातें हैं। तो जिस वजह से वहाँ पे कुछ एंटी इंडियन सेंटिमेंट्स हैं और उसको ये भी कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हैं, जैसे कि इंडिया आउट कैंपेन है वहाँ पे, उसको ये सपोर्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं कि मालदीव के साथ हमारे रिलेशंस पहले अच्छे नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है, बल्कि जब जब भी प्रो इंडियन प्रेसिडेंट रहे हैं तो हमारे उनके साथ रिलेशंस अच्छे रहे हैं। इंडिया एंड मालदीव्स शेयर एथनिक, लिंग्विस्टिक, कल्चरल, रिलीजियस एंड कमर्शियल लिंक्स। हमारी एथनिसिटी कहीं ना कहीं सेम है, लैंग्वेजेस काफ़ी मिलती जुलती हैं, कल्चर हो गया, रिलीजन हो गया, फिर कमर्शियल लिंक्स हो गए। इनफैक्ट जब 1965 में मालदीव्स को इंडिपेंडेंस मिली थी तब इंडिया वॉज अमंग द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज मालदीव्स। एंड ऑल्सो मालदीव्स की एक्चुअली में क्या है ना, इम्पोर्टेंस क्यों है, क्योंकि इसकी जो लोकेशन है वो काफ़ी स्ट्रैटेजिकली इम्पॉर्टेंट है इंडिया के लिए। मालदीव्स को मैप में देखेंगे तो पता पड़ेगा कि इसके पास से कुछ सी लेन्स जाती है, वैसे इम्पॉर्टेंट है। और उसके अलावा क्योंकि अपना चाइना जो है अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाते जा रहा है इंडियन ओशन में, कहीं ना कहीं सिक्योरिटी रीजंस के लिए भी इसकी लोकेशन काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो जाती है स्ट्रैटेजिकली। ठीक है। एंड हमारा इनके साथ डिफेंस में भी कोऑपरेशन रहा है। इसके अलावा 2021 की बात करें तो 2021 की बात है ये, दैट इंडिया इमर्ज्ड एज मालदीव्स थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर। मालदीव्स का थर्ड लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर था 2021 में। और इनके बीच जॉइंट एक्सरसाइजेज भी हेल्ड होती हैं, पीपल टू पीपल कनेक्ट भी है, क्योंकि हमारी पॉलिसी नेबरहुड फर्स्ट की है। उसी तरह से एक हमारा सागर इनिशिएटिव है जिसमें हम बाकी के जो साउथ ईस्ट एशियन नेशंस हैं या फिर जो नेबरिंग नेशंस हैं उनके साथ कैसे कोऑपरेट कर सकते हैं ताकि सबकी एक साथ कोलैबोरेशन के साथ ग्रोथ हो सके, उसकी बात करते हैं। तो उसमें भी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड इट इज़ ऑल्सो मेजर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस फॉर इंडियंस, बहुत ही बढ़िया जगह घूमने के लिए। और इतना ही नहीं, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हैं जो इंडिया फंड कर रहा है, जैसे कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, और इस तरह से कुछ और प्रोजेक्ट्स भी हैं। एंड दे ऑल्सो कोऑपरेट इन डिज़ास्टर मैनेजमेंट। कोई भी डिज़ास्टर आता है तो उसमें भी हम कोऑपरेट करते हैं, हम रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। कोविड के टाइम हमने वैक्सीन्स भी प्रोवाइड की, ये सारी बातें हैं। लेकिन अभी जैसा कि मैंने बताया कुछ चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं। तो चाइना इज़ एक्सपैंडिंग इट्स इन्फ्लुएंस ओवर देयर, तो वो एक थोड़ा टेंशन का मुद्दा है। उसके अलावा इंडिया के कुछ सिक्योरिटी रीजंस हैं, ऑफ कोर्स क्योंकि चाइना अपना इन्फ्लुएंस एक्सपैंड कर रहा है वहाँ पे, तो हमें थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा इन चीज़ों का, हमारी सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं। और उसके अलावा वहाँ पे जैसे कि मैंने बताया इंडिया आउट कैंपेन है, तो वो भी कहीं ना कहीं हमारे रिलेशंस को अफेक्ट करेगा। इसके अलावा अब वे फॉरवर्ड की बात करें तो भैया डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स करने पड़ेंगे, ऐसे एक्शंस लेने पड़ेंगे जिससे कि ट्रस्ट बिल्ड हो, कुछ ग्लोबल इश्यूज़ पे कुछ हमारे कॉमन ग्राउंड्स हों, उस तरह से हम थोड़ा कनेक्शन बिठा सकते हैं और कोशिश कर सकते हैं हमारी स्ट्रॉन्गर पार्टनरशिप हो। ये सारी बातें हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राफ्ट ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2023। अब अभी तक तो जैसे कि हम कुछ टाइम पहले तक तो हम मोस्टली एंटरटेनमेंट के लिए टीवी वगैरह देखा करते थे, केबल टेलीविज़न, और वही मेन सोर्स होता था जब ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज की बात करें तो।
लेकिन आजकल क्योंकि नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, नेटफ्लिक्स हो गया, अमेज़ॉन प्राइम हो गया, हॉटस्टार हो गया, सो ये सारे नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं। अब इनको रेगुलेट करने की भी ज़रूरत है, ऑफ कोर्स है। अब पहले जब सिर्फ टीवी था तब हम केबल टेलीविज़न नेटवर्क रेगुलेशन एक्ट था 1995 का, उससे काम चल रहा था हमारा, ठीक है। इट यूज़ टू गवर्न लीनियर ब्रॉडकास्टिंग, मतलब इट हैज़ बिन गवर्निंग फॉर लास्ट 3 डेकेड से वही गवर्न कर रहा है। लेकिन क्योंकि अब नए नए प्लेटफॉर्म आ रहे हैं, डिजिटल वर्ल्ड बढ़ रहा है, तो उसे रेगुलेट करने के लिए हमें एक नया लॉ भी चाहिए। सो अभी तो ये सिर्फ ड्राफ्ट है बिल का, मतलब इसका जो है बताया है कि ऐसा ऐसा है, हम कोशिश कर रहे हैं और लोगों से अपने विचार विमर्श मंगवाएंगे ये लोग, ताकि इसमें और सुधार कर के फिर प्रॉपर एक कानून लाया जा सके, ठीक है। सो क्योंकि नए नए प्लेटफॉर्म्स आ रहे हैं, सो वी नीड अ न्यू लॉ फॉर रेगुलेशन। तो जितने भी पुराने रेगुलेटरी प्रोविजंस थे उनको अपडेट करेंगे, और जो अलग अलग ब्रॉडकास्टिंग होते हैं के सोर्सेज, जैसे कि टीवी हो गया या अपने OTT प्लेटफॉर्म्स हो गए, उन सब के लिए एक सिंगल कंसोलिडेट लॉ लेके आएंगे, ठीक है। सो कंसोलिडेट एंड अपडेट द रेगुलेटरी प्रोविजंस फॉर वेरियस ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज अंडर अ सिंगल लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। सिर्फ एक लॉ लेके आएंगे जिससे सब कुछ रेगुलेट हो जाएगा। ऑलराइट, अब इसमें जैसा कि मैंने बताया कि एनकम्पास ब्रॉडकास्टिंग, ओवर द टॉप कंटेंट, डिजिटल न्यूज़, करंट अफेयर्स, ऐसे करके तरह तरह की ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज ये कवर करेंगे, रेगुलेट करेंगे। और इसमें एक सेल्फ रेगुलेशन का मैकेनिज्म होगा, यानी कि जो भी ब्रॉडकास्टिंग सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, इनके मतलब ये खुद ही कुछ कंटेंट एवेल्युएशन कमिटीज़ बनाएंगे, ताकि ये खुद पहले अपने लेवल पे रेगुलेट कर सकें कि उनको क्या रिलीज़ करना है, क्या नहीं करना है, जितनी भी चीज़ें होती है रेगुलेशन से रिलेटेड वो सब। इसमें प्रोग्राम से रिलेटेड कोड होंगे, एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कोड होंगे। उसके अलावा जो एज क्वालिफिकेशन होता है कि भाई ये वाला कंटेंट इससे इस एज वाले देख सकते हैं, या ये वाला कंटेंट ये वाले एज वाले देख सकते हैं, वो वाला क्लासिफिकेशन भी होगा। सो रिक्वायर्स रिक्लासिफिकेशन बाय ब्रॉडकास्टर्स एंड रोबस्ट एक्सेस कंट्रोल मेजर्स फॉर रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट। इसके अलावा एक ब्रॉडकास्ट एडवाइजरी काउंसिल भी का भी प्रोविज़न है इसमें, जिसमें जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट को एडवाइस करेगी प्रोग्राम कोड पे या एडवर्टीजमेंट कोड के वायलेशंस वगैरह पे, या कैसे हम उसको रेगुलेशन को और बेटर कर सकते हैं। इसमें पेनल्टीज फाइन्स भी होंगे अगर कुछ गलत किया जाता है या लॉ का उल्लंघन होता है, तो ऑफकोर्स पेनल्टीज़ लगेंगी, फाइन्स लगेंगे। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर शेयरिंग भी होगा अमंग ब्रॉडकास्टिंग नेटवर्क ऑपरेटर्स एंड कैरियज ऑफ प्लेटफॉर्म सर्विसेज। इसमें प्रॉपर एक डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का भी प्रोविज़न है, स्ट्रक्चर्ड डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म। एंड इतना ही नहीं, इट ऑल्सो एम्स टू मेक ब्रॉडकास्टिंग मोर इंक्लूसिव एंड एक्सेसिबल टू पीपल विद डिसेबिलिटीज़। हम उनके लिए इंक्लूसिव कैसे बनाएंगे, हम एक्सेसिबल कैसे बनाएंगे, हम थ्रू द यूज़ ऑफ सबटाइटल्स, ऑडियो डिस्क्रिप्टर्स, साइन लैंग्वेज, ताकि उनको भी एक्सेसिबल फील हो, ठीक है, उनके लिए भी चीज़ें एक्सेसिबल हों। इतना ही नहीं, इट विल ऑल्सो स्ट्रीमलाइन द राइट ऑफ वे सेक्शन टू एड्रेस रीलोकेशन एंड अल्टरकेशंस मोर एफिशिएंटली। सो ये बात थी इसमें। अभी ये सिर्फ ड्राफ्ट है, जब प्रॉपर बिल बन के रेडी हो जाएगा, पूरा एक्ट बन जाएगा, तब इसको डिटेल में अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए बस थोड़ा बहुत जनरल चीज़ें जान लो कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद आते हैं छठ पूजा पे। अब इसको सूर्य षष्ठी भी बोला जाता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण फेस्टिवल है जो कि सेलिब्रेट किया जाता है बिहार, ईस्टर्न यूपी, नेपाल, और काफ़ी सेंचुरी से सेलिब्रेट किया जा रहा है। सेलिब्रेट कब करते हैं, तो इट इज़ सेलिब्रेटेड आफ्टर 6 days ऑफ दिवाली। दिवाली के 6 दिन बाद, या फिर कार्तिक के महीने में जो 6th डे आता है तब। और इसमें क्या होता है ना, बेसिकली जो हमारे सूर्य देवता हैं, सन गॉड, और छठी मैया, उनकी पूजा की जाती है। छठी मैया को उषा भी बोला जाता है। उषा बेसिकली जो सूर्य देवता हैं उनकी यंगर वाइफ थी, ऐसा माना जाता है। सो उषा टू बी द बिलवड यंगर वाइफ ऑफ सूर्य द सन गॉड। अब ऐसा माना जाता है कि अर्ली वैदिक पीरियड से ही कहीं ना कहीं
स्टार्ट हो गया था तब वहाँ पे जब सेज वगैरह जो होते थे, पंडित वगैरह, वो पूजा किया करते थे। जो हमारे सूर्य देव है उनको थैंक कहते थे, उनको धन्यवाद करते थे। उन्होंने जो जो भी हमें इतना कुछ दिया है दान में। हम सब जानते हैं सनलाइट हमारे प्लैनेट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है। सनलाइट नहीं होगी तो हम सब भी नहीं जी पाएंगे। तो उसी चीज़ को एक्नॉलेज करने के लिए ये लोग पूजा करते थे। इतना ही नहीं, रामायण में ऐसा माना जाता है कि जो सीता मैया थी और जो भगवान राम थे, उन्होंने जब वो वापस रिटर्न कर रहे थे अपने एग्जाइल से, अपने वनवास से, तब उन्होंने मुंगेर डिस्ट्रिक्ट जो है बिहार की, वहाँ पे ये पूजा की थी। इतना ही नहीं, कुंती जो थी उनको जब बेटा चाहिए था तब उन्होंने ये पूजा की थी। एंड द्रौपदी ने भी की थी अपने किंगडम को वापस करने के लिए। ये सारी लेजेंड्स ऐसा कहती हैं। अब ये काफ़ी एलाबरेट फेस्टिवल होता है, काफ़ी जोश से बनाया जाता है। 4 दिन का होता है बेसिकली। पहले दिन नहाए खाए बोलते हैं, जिसमें होली बात लेते हैं, फास्टिंग वगैरह स्टार्ट करते हैं। सेकंड होता है खरना, जिसमें प्रसाद वगैरह प्रिपेयर किया जाता है, खीर वगैरह बनती है और अपने उसको खाते हैं और अपना फास्ट वगैरह ब्रेक करते हैं। थर्ड होता है संध्या अर्घ्य, जिसमें शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम जो सन सेट कर रहा होता है बेसिकली, उनको इवनिंग ऑफरिंग्स दी जाती है। उसके अलावा फोर्थ डे को बोलते हैं उषा अर्घ्य, जहाँ पे सुबह सुबह जो उगता सूरज होते हैं तब उनको ऑफरिंग दी जाती है। सो ये सारी बातें इसमें। सो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट फेस्टिवल हो जाता है। कहीं ना कहीं ये हमें बताता है कि जो सनलाइट है उसकी कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, उसे हमें एक्नॉलेज करना चाहिए। और इतना ही नहीं, ये जब फेस्टिवल होता है तो जो घाट वगैरह होते हैं वहाँ पे सफाई वगैरह की जाती है, तो हमारे रिवर्स की कितनी इंपॉर्टेंस है वो सब भी हमें कहीं ना कहीं इस फेस्टिवल से पता चलता है। सो इसलिए काफ़ी रेलेवेंट हो जाता है। फिर आता है हलाल सर्टिफिकेट। अब यूपी में क्या हुआ कि जो हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं उनके सेल को बैन कर दिया। लेकिन क्वेश्चन आता है कि भैया हलाल सर्टिफिकेट होता क्या है। अब क्या होता है ना, जो इस्लाम रिलीजन है, उसमें अरेबिक में एक वर्ड होता है हलाल, जिसका मतलब होता है परमिसिबल, कि क्या चीज़ अलाउड है। सो इस्लाम के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें अलाउड हैं उनको हलाल बोला जाता है, और जो चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं उन्हें हराम बोला जाता है। जैसे कि अल्कोहल होगी, वो इस्लाम में अलाउड नहीं है तो उससे हराम बोलता है। उस तरह से पोर्क जो होता है, पिग का मीट जो होता है, वो भी अलाउड नहीं है तो वो भी हराम है। सो यूँ मान लो कि अगर किसी प्रोडक्ट पे हलाल का सर्टिफिकेट लगा हुआ है, यानी कि वो ये बताना चाह रहे हैं कि इसमें जो भी प्रोडक्शन हुआ है इस वाले प्रोडक्ट का, वो पूरा इस्लामिक लॉ को ध्यान में रख के किया गया है। जैसे कि इसमें अल्कोहल का यूज़ नहीं किया गया या फिर पोर्क का इस्तेमाल नहीं किया गया, ऐसे कुछ प्रोविजंस होते हैं। जैसे मान लो कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है, अब उसमें कुछ मान लो कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं, सो वो वाला एनिमल कैसे यूज़ किया गया था, कैसे उसको काटा गया था और वो सारी बातें, तो प्रॉपर इस्लामिक लॉ के अकॉर्डिंग होगा तो उसको हलाल सर्टिफिकेट मिल जाता है। उससे ये होता है कि जिन लोगों की भी ज़्यादा इस्लाम में बिलीफ होती है वो उन वाले प्रोडक्ट्स को प्रेफर करते हैं अपने रिलीजियस बिलीव्स की वजह से। जैसे कि मान लो एक ऐसी भी चीज़ होती है कि एनिमल को कैसे काटना चाहिए इनके रिलीजन में, तो एक टेक्निक होती है जिसमें बोलते हैं हलाल, जिसमें बहुत धीरे धीरे काटा जाता है और जिंदा एनिमल को धीरे धीरे काटा जाता है, उसको हलाल टेक्निक बोलते हैं। और एक दूसरा तरीका होता है जिसे बोलते हैं झटका, जिसमें एक झटके से ही काट देता है एनिमल को, लेकिन वो इस्लाम में अलाउड नहीं है। सो ये सारी बातें होती हैं इसमें। अब क्वेश्चन आता है कि ये सर्टिफिकेशन देता कौन है। सो गवर्नमेंट तो नहीं देती, लेकिन कुछ ऐसी प्राइवेट एजेंसीज होती हैं जो ये वाला टैग देती हैं, तो उन्हीं पे क्वेश्चन उठाया जा रहा है कि ऐसे कुछ फिक्स्ड प्रोविजंस तो है नहीं कि जिनको अगर फॉलो किया जा रहा है तो प्रॉपर हलाल सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि उनका मिसयूज़ हो रहा है। मतलब जो ऐसा कुछ प्रोविजंस को मीट भी नहीं करते हैं उन पे भी हलाल सर्टिफिकेट लगा के बेचा जा रहा है ज़्यादा प्राइसेस में, ताकि जो इस्लामिक बिलीव्स में बिलीव करते हैं वो ज़्यादा पैसा दे के भी वो वाले प्रोडक्ट्स खरीद पाएँ। और उससे ये होता है कि जिन प्रोडक्ट्स पे हलाल का सर्टिफिकेट नहीं है उनकी बिक्री कम होती है। सो इन सारे चीज़ों के चलते हुए ही, इन सारे रीजंस की वजह से यूपी जो है, उत्तर प्रदेश, उन्होंने
ये स्टेप लिया कि जो जितने भी हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हैं उनका जो है बिक्री बंद करेंगे। लेकिन क्योंकि कुछ मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ होती हैं तो वहाँ पे हलाल सर्टिफिकेट के प्रोडक्ट्स ही बिकते हैं, तो एक्सपोर्ट के लिए ये जो रिस्ट्रिक्शन है वो नहीं लगेगी। सो प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड फॉर एक्सपोर्ट नॉट सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस। क्योंकि अब ये हटाया क्यों गया, क्योंकि इट वाज क्रिएटिंग अ पैरेलल सिस्टम एंड इट वाज क्रिएटिंग कन्फ्यूजन रिगार्डिंग द क्वालिटी ऑफ फूड आइटम्स एंड इट वाज नॉट गोइंग विद द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट। कुछ प्रोविजंस ही नहीं है हलाल सर्टिफिकेशन के गवर्नमेंट के द्वारा। और ये मैंने बता ही दिया कि हलाल इज़ एन अरेबिक वर्ड विच मीन्स परमिसिबल एंड हराम इज़ ऑल्सो अरेबिक वर्ड विच मीन्स फॉरबिडन, लाइक पोर्क, अल्कोहल विच आर फॉरबिडन इन इस्लाम। इस्लाम में ये अलाउड नहीं है। हलाल क्या है, तो इट इज़ एसोसिएटेड विद इस्लामिक डाइटरी लॉज टू रेफर टू फूड दैट इज़ procured, processed, traded in compliance with Islamic beliefs। जैसे कि मान लो कोई एनिमल उसमें यूज़ हो रहा है तो हाउ वाज एनिमल किल्ड एंड हाउ वाज प्रोसेसिंग डन, ये सारी चीज़ें हैं। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो मीट के प्रोडक्ट्स होते हैं उन्हीं पे हलाल का सर्टिफिकेट लगता है, बाकी की चीज़ों पे भी लगता है। मान लो कुछ वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स हैं और उनमें अल्कोहल का यूज़ नहीं हो रहा तो उस पर हलाल का सर्टिफिकेट लग जाएगा। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स पे लगता है, मेडिसिन वगैरह पे भी लगता है। सो इट एक्सटेंड्स बियॉन्ड मीट प्रोडक्ट्स लाइक वेजिटेरियन फूड, कॉस्मेटिक्स, पैकेजिंग मटेरियल, मेडिसिन्स, ये सारी बातें। सो वो सारी जो एजेंसीज़ हैं जो ये वाले टैग दे रही थी उनके अगेंस्ट केस रजिस्टर किया गया है फॉर अलिजेडली एक्सप्लॉइटिंग रिलीजियस सेंटिमेंट्स to boost sales by providing forged halal certificates to consumers of a specific religion। So religious sentiments का गलत फ़ायदा उठाया जा रहा था, मतलब गलत तरीके से हलाल सर्टिफिकेट दे के भी कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट्स की सेल को बूस्ट करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसा बताया जा रहा है, जिसकी वजह से हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स पे यूपी में बैन लगा दिया गया। All right, so that's all for today. I hope it helps you. Thank you so much. Have a nice day.